हमारे बच्चों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं फटाफट अंदाज में आरटीई 2009 की समस्त 38 धाराओं में क्या गूढ़ रहस्य हैं उनको। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है वाकई 15 से 20 नंबर के प्रश्न आपको परीक्षा में इसमें से पूछे जाएं। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले धारा एक है टाइटल, कमेंसमेंट, शीर्षक, परिचय। यानी इस अधिनियम का नाम क्या है? ये टाइटल है, तो नाम आपको पता ही है। नाम है निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उसके बाद धारा 2 में डेफिनेशंस हैं, जिनको हम शब्दावली कह सकते हैं। डेफिनेशंस का मतलब ये हुआ कि इस धारा में बहुत से क्लोज हैं, जिसमें एक 2N क्लोज मैंने यहाँ पे लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, कि उसमें इस अधिनियम में बार बार, इस एक्ट में या किसी भी एक्ट में बार बार कुछ शब्द आते हैं और उनका कोई अभिप्राय होता है, यानी वो किससे अभिप्रेत हैं। तो लंबी चौड़ी बात लिखने के बजाय उनके लिए कीवर्ड देते हैं, तो ये कीवर्ड्स इसमें दिए गए हैं। जैसे बालक, बालक से मतलब बोलिए किसका? बालक, बालक से मतलब क्या रहेगा? तो इस एक्ट में जहां भी हम बालक शब्द पढ़ेंगे उसका मतलब होगा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के तमाम बालक एवं बालिकाएं। तो इतना नहीं लिख के हम केवल इतना लिख देंगे बालक, इतना पढ़ेंगे बालक, जिसका मतलब ये होगा आरंभिक शिक्षा। प्रश्न पूछा गया है, बोलिए पहली से 5वीं या पहली क्लास से 8वीं या पहली से 10वीं या पहली से 12वीं? जवाब होगा पहली से 8वीं। स्कूल का क्या मतलब है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। धारा 2 क्लोज एन, इसमें स्कूल के 4 प्रकार बताए गए हैं। इस पे जरूर प्रश्न आता है। 4 प्रकार कौन कौन से बताए गए? बहुत आराम से आपको याद रहेगा। पहला जो प्रकार है वो है गवर्नमेंट स्कूल। पहला प्रकार क्या है? गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें सारे के सारे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं 6 से 14 वर्ष। दूसरा जो प्रकार है वो अनुदानित विद्यालय हैं, जिनको गवर्नमेंट ग्रांट देती है। उनमें अनुदानित विद्यालयों में 25% बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे कम से कम, लेकिन साथ में ग्रांट का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा है तो ज्यादा बच्चों को भी फ्री पढ़ा सकते हैं। मेरे एक एक लफ्ज पे गौर करना, ऑथेंटिक बात है, सारा का सारा गजट का मैं आपको दे रहा हूं सार निकाल के। तो 2N में पहली सरकारी स्कूल है, दूसरी अनुदानित स्कूल है, एडेड स्कूल है। 3 नंबर पे आएंगी स्पेसिफाइड कैटेगरी वाली स्कूलें। इस पे बहुत प्रश्न आते हैं। स्पेसिफाइड कैटेगरी वाले स्कूलों को हिंदी में हम बोल सकते हैं विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय। और इसमें 3 नाम याद रखना आप। एक तो नवोदय स्कूल, नवोदय विद्यालय, दूसरा केंद्रीय विद्यालय, और तीसरा सैनिक स्कूल। मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये हैं 2N में 3 नंबर पे। 1 नंबर पे सरकारी, 2 नंबर पे अनुदानित एडेड, जिनको सरकार एड देती है, 3 नंबर पे विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय, नवोदय, केंद्रीय या फिर मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, और 4 नंबर पे एब्सोल्यूट प्राइवेट स्कूल। तो 4 कैटेगरी स्कूलों की रहेंगी। स्क्रीनिंग एक शब्द आता है। स्क्रीनिंग का मतलब अनुवीक्षण प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में। यानी जब बच्चे का एडमिशन होता है तो एडमिशन के समय हम जो भी फॉर्मेलिटी करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने से लेके इंटरव्यू, एंट्रेंस एग्जाम जो भी लेते थे पहले, उन सबको स्क्रीनिंग बोलते हैं। एक कैपिटेशन फी, कैपिटेशन फीस पे फर्स्ट ग्रेड से लेके सीटेट तक प्रश्न आ चुके हैं। यानी कोई स्कूल बच्चे के एडमिशन के समय फीस लेता है, हालांकि सरकारी स्कूलों में तो 6 से 14 की कोई फीस नहीं होगी, पर प्राइवेट स्कूलों में 25% के अलावा तो फीस होगी ना। तो फीस का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए कहा गया है कि साहब आपका जो जो फीस है उसके अलावा आप कुछ और नहीं ले सकते। अलावा का मतलब बहुत सी स्कूलों में एडमिशन के लिए डोनेशन देते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, तो एक्स्ट्रा कोई भी पैसा होगा उसको कैपिटेशन फीस बोलते हैं। असुविधाग्रस्त, वंचित, दुर्बल वर्ग के बालक आपको पता ही है। ओके, धारा 3 आरटी 2009 की धारा 3 में कहा गया है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यानी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को यह अधिकार होगा कि उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। खास बात सुन लें, यहां पे मैंने लिखा है नेबरहुड स्कूल। तो इसमें लिखा है कि अपने पास के स्कूल में शिक्षा पाने का मूल अधिकार होगा। यह नहीं कि साहब वो किसी भी स्कूल में जाके शिक्षा पाने के अधिकार के लिए बोले। यानी नेबरहुड स्कूल यहां पे जरूरी है, पास का विद्यालय जरूरी है। धारा 4 आयु के अनुसार प्रवेश। तो आपको पता है आरटीई में 6 वर्ष से शुरू होकर 14 वर्ष तक की शिक्षा की बात की गई है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की शिक्षा की बात की गई है। तो 6 वर्ष के बाद अगर कोई बच्चा आता है, मान लो 9 वर्ष का आता है, 10 वर्ष का आता है, तो हम उसको क्या करेंगे? पहली क्लास में नहीं भेजेंगे, बल्कि उसकी एज अप्रोप्रिएट जो क्लास है उसमें उसका एडमिशन करेंगे। चौथी या 5वीं में उसका एडमिशन करेंगे। इसको बोलते हैं आयु के अनुसार। या फिर कुछ बच्चे स्कूल में आके चले गए, ड्रॉप आउट हो गए, तो वापस वो 2 साल बाद आएंगे, तो उनकी जो क्लास थी जिसमें बाकी बच्चे, क्योंकि फेल तो कर नहीं सकते, तो उनके साथ ही वो बैठेंगे। इसका मतलब चौथी जो धारा है वो बच्चों को आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा में प्रवेश का अधिकार देती है। खास बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, स्टार लगाया मैंने, कि ऐसे बच्चे जो 9 साल या 10 साल या 11 साल या 12 साल या 13 साल के पहली बार आए हैं, तो बाकी बच्चों के इक्विवेलेंट तो नहीं रहेंगे वो।
इसलिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको स्पेशल पढ़ाया जाएगा उन बच्चों के बराबर लाने के लिए। तो एक या बीच में जो ड्रॉप आउट हो गए उनको भी एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक टर्म आती है विशेष प्रशिक्षण या फिर स्पेशल ट्रेनिंग। और ये स्पेशल ट्रेनिंग वाली बात याद रखना प्यारे बच्चों, धारा 4 में है। ओके, अब है धारा 5। कौन सी धारा? 5। धारा 5 में है दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरण। और यहां महत्वपूर्ण बात, मैं अंदर की बातें सारी बता रहा हूं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, पूरा वीडियो देखना आप। धारा 5 में है कि किसी भी कारण से अगर बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी स्कूल में, तो वो दूसरे स्कूल के लिए ट्रांसफर मांग सकता है। उसको ट्रांसफर देने से वो स्कूल मना नहीं करेगा। हालांकि इसमें एक शर्त है कि वो केवल सेक्शन 2N, जो मैंने अभी आपको 4 प्रकार के विद्यालय बताए थे ना, उसमें पहली और दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफर के लिए मांग कर सकता है। यानी किसी दूसरी सरकारी स्कूल में जा सकता है या फिर दूसरी एडेड स्कूल में जा सकता है। वो स्पेशल कैटेगरी वाले स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में स्थानांतरण के लिए उसको राइट नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ध्यान रखना, केवल 1 और 2 में ही ट्रांसफर हो सकता है उसका। ट्रांसफर का मतलब उसको स्कूल टीसी देने से मना नहीं करेगा। मान लो किसी कारण से टीसी देने में डिले होता है, तो फिर दूसरा स्कूल इसलिए उसको एडमिशन देने से मना नहीं करेगा कि साहब टीसी में डिले हो गया, ये बात लिखी है। साथ में अगर टीसी देने में विलंब किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यहाँ पे क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, रूल्स के तहत, रेगुलेशंस के तहत, सर्विस रूल्स के तहत उस पर्टिकुलर अधिकारी या अध्यापक पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा धारा 5 में की गई है। देखो, कहीं पे जुर्माना है, कहीं पे अनुशासनात्मक कार्यवाही है, तो ऐसी बातों पे परीक्षा में प्रश्न आए हैं, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद आती है धारा 6। आपको पता है, पहला, इसमें 7 अध्याय हैं। पहले अध्याय में 2 धाराएं हैं, परिचय वाली और डेफिनेशंस वाली। उसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होता है। ठीक है, दूसरा अध्याय है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, धारा 3 दे रखा है ना, तो यहाँ शिक्षा का अधिकार दूसरा अध्याय है, जिसमें तीसरी, चौथी और 5वीं 3 धाराएं आती हैं। ठीक है, और फिर तीसरा अध्याय शुरू होता है जिसमें आपके समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता या अभिभावकों के कर्तव्य आएंगे। तो ये तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है धारा 6 से लेके 11 तक। ठीक है, चौथा अध्याय 12 से 28 विद्यालय शिक्षकों के दायित्व आएगा। फिर 5वां आपके पाठ्यचर्या और आरंभिक शिक्षा की पूर्णता का आएगा, 29-30 धाराएं उसमें आएंगी। छठा बालकों के अधिकारों का संरक्षण आएगा और 7वां और अंतिम मिसलेनियस आएगा। तो धारा 6 क्या है? धारा 6 में है विद्यालयों की स्थापना। ध्यान देना, इसमें जो काम की बात है मैं आपको वही बताऊंगा। विद्यालयों की स्थापना में समुचित सरकार की जिम्मेदारी होगी कि विद्यालयों की स्थापना करे। हालांकि केंद्र करेगा कि राज्य करेगा, ये भी आगे धारा में आएगा। तो बहुत बढ़िया सब प्रश्न इसमें बनता है, बताऊंगा आपको मैं। तो कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर। ये पैदल दूरी होनी चाहिए। साथ में 20 बालक होने भी जरूरी हैं और 150 की पॉपुलेशन भी जरूरी है। ठीक है, 6 से 8 तक राजस्थान में 2 किलोमीटर दूरी होगी, 30 बालक जरूरी हैं और 150 जनसंख्या जरूरी है। बात समझ आ रही है? क्योंकि उसके बारे में मौन है, तो 150 जनसंख्या हम करेंगे। ठीक है, साथ में पहले 1 से 5 तक के लिए आयु वर्ग रहेगा आपका 11 वर्ष तक और 6 से 8 तक 14 वर्ष तक। ये बात समझ में आई आपको? तो विद्यालय की स्थापना के बारे में क्या ध्यान रखेंगे कि पहली से 5वीं तक 1 किलोमीटर दूरी और छठी से 8वीं तक 2 किलोमीटर दूरी। लेकिन अगर बालकों की संख्या भी पूछ लें तो 20 बालक अगर आपके आसपास हैं पहली से 5वीं की एज ग्रुप के, 6 से 11 वर्ष के और 150 की जनसंख्या है, तो आपके पास में सरकारी स्कूल चल के आएगा। 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, 30 बालक होने चाहिए। अब है धारा 7। धारा 7 में एक खास बात, अब तक आपने मेरे पुराने वीडियोज़ या जहाँ भी पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा है कि धारा 7 दरअसल केंद्र व राज्यों के बीच में दायित्वों का विभाजन। धारा 7 में केंद्र व राज्यों के बीच में दायित्वों का विभाजन है, विभाजन। और ये विभाजन केवल वित्तीय नहीं है बल्कि दूसरे दायित्वों का विभाजन भी है। तो यहाँ मैंने स्टार दूसरे दायित्वों पे लगाया है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय दायित्व तो हम खूब पढ़ चुके हैं। यानी शिक्षक समवर्ती सूची में शामिल है, तो खर्चा कौन उठाएगा? सेंटर और स्टेट दोनों उठाएंगे ना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों। स्थानीय प्राधिकार का मतलब क्या है? स्थानीय प्राधिकार 2 हैं, ग्रामीण और शहरी। शहरी तो हैं आपके नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, और ग्रामीण है पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ध्यान दें यहाँ पे धारा 7 क्या बोलती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शेयर होगा। शेयर किसका शेयर होगा? एक तो फंड्स का शेयर होगा। किसका शेयर होगा? फंड्स का शेयर होगा, जो खर्चा लगेगा ना वो शेयर होगा। और उस शेयर में जब आरटी बना था सबसे पहले, तो ये मिसप्रिंट है, तो 55:45 का अनुपात था। क्या था? 55, ये ध्यान रखना, 55:45। 55 सेंटर का था और 45 राज्यों का था। लेकिन राज्य हर बार डिमांड करते हैं ना कि हमारा हिस्सा कम करें, तो फिर ये बाद में 65:45
65 कर दिया गया और बाद में 68:32 कर दिया गया। साथ में बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें अलग अलग केंद्र और राज्य की भागीदारी होती है। तो महत्वपूर्ण 60-40 का समसा के तहत जो भी योजनाएं, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान कर दिया, बाकी जितने भी प्लान्स थे, तो 60-40 आप याद रखेंगे, 68-32 आप याद रखेंगे, स्टार्टिंग में 55-45 आप याद रखेंगे, 55-35 नहीं है, 55-45 आप याद रखेंगे, और उसके बाद में 65-35 हो गया था, वो भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है फंड का जो दोनों में वितरण है, स्टेट में और राज्य में, उसमें आप सब जानते हैं 280 वित्त आयोग के लिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बात करता है। तो सरकार जब चाहे, किसी भी राज्य को सरकार कोई ग्रांट देनी चाहे, तो वो राष्ट्रपति से प्रार्थना कर सकती है, क्योंकि वित्त आयोग का फंड रिलीज करने के लिए तो राष्ट्रपति जिम्मेदार है। तो राष्ट्रपति से निवेदन कर सकती है कि आप वित्त आयोग को, फाइनेंस कमीशन को बोलो फला राज्य को तो वो कुछ फंड रिलीज करे। तो ये 280 वाली चीज अतिरिक्त है, ऊपर वाली चीज अतिरिक्त है। इसके अलावा आप पढ़ भी चुके हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 90-10 का अनुपात निर्धारित किया गया है। 90 सेंटर देगी और 10 वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। कुछ पहाड़ी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों में ये 90-10 का अनुपात रहेगा। साथ में अनिल बोरदिया कमेटी, आप याद रखना, अनिल बोरदिया कमेटी ने सबसे पहले ये वाला जो वितरण था वित्तीय, इसके बारे में सिफारिश की थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो सुने, वो है धारा 7 में अन्य दायित्व। और अन्य दायित्व मैं आपको बता दूं, अन्य दायित्व में केंद्र के जो दायित्व हैं उन्हीं का उल्लेख धारा 7 में है। धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्वों का उल्लेख है और धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के दायित्वों का उल्लेख है। तो वैसे भी आपको आराम से याद रहेंगी। धारा 7 में केंद्र राज्यों का वित्तीय वितरण भी है और धारा 7 में केंद्र राज्यों में दायित्व का विभाजन है, ये बात की गई है। लेकिन दायित्व केंद्र के कौन कौन से हैं, इन्हीं की बात की गई है। धारा 8 में समुचित सरकार में राज्य वाली बात आ जाएगी। बात क्लियर हुई बच्चों? केंद्र की कितनी चीजें हैं, तो 3 महत्वपूर्ण बातें आप याद रखना। पहली बात है कि साहब धारा 7 में यह उल्लेख है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण करे। किसका निर्माण करे? एनसीएफ का निर्माण करे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण करे। और किसकी सहायता से करे? तो एजुकेशन अथॉरिटी की सहायता से करे। किसकी सहायता से करे? एजुकेशन अथॉरिटी की सहायता से करे, शैक्षिक प्राधिकरण की सहायता से करे। और शैक्षिक प्राधिकरण में एनसीईआरटी या एससीईआरटी शामिल हैं, आप जानते हैं। और ये बात आरटी 2009 के सेक्शन 29 में जो है उसके अनुसार होगी। हम पढ़ेंगे ना 29 और 30। तो 29 में आप जानते हो ना, मूल्यांकन की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम का निर्माण, आरंभिक शिक्षा को कैसे पूर्ण करें, इसकी बात है। तो उसके प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार का एक दायित्व है। किसका दायित्व है? देखो मैंने लिखा है यहाँ ऊपर, केंद्र का दायित्व है। क्या दायित्व है केंद्र का? कि साहब एनसीएफ का निर्माण करे। सहयोग किसका लेगी? एजुकेशनल अथॉरिटी का लेगी, एनसीईआरटी का या एसआईईआरटी का या एससीईआरटी का या किसी और इदारे का सहयोग लेगी। दूसरी बात, टीचर्स ट्रेनिंग, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। टीचर्स ट्रेनिंग या शिक्षक प्रशिक्षण मानकों का निर्माण, स्टैंडर्ड्स तो केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन टीचर्स ट्रेनिंग की फैसिलिटी देगी आपकी समुचित सरकार या स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ चुका है। तो शिक्षक प्रशिक्षण के मानकों का निर्धारण और निर्माण कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। एनसीएफ का निर्माण की जिम्मेदारी, दायित्व किसका? केंद्र सरकार का। और तीसरी बात, कोई भी तकनीकी सहायता देनी है, टेक्निकल एड कोई भी देनी है स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या स्कूलों को, तो वो तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड कौन करवाएगा? केंद्र करवाएगा। तकनीकी सहायता क्यों? जब बच्चों को हम उनकी एबिलिटी, उनके इनोवेशन, उनके रिसर्च, उनके डिस्कवरी और शिक्षण प्रक्रिया में जो भी टेक्निकल एड, आईसीटी आदि की जरूरत पड़ेगी, तो ये जिम्मेदारी किसकी? केंद्र की। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना आप। केंद्र के दायित्व क्या क्या हो गए? एक तो एनसीएफ का निर्माण करे, एक टीचर्स ट्रेनिंग के मानदंड निर्धारित करे, और एक आवश्यकता पड़े वो तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराए। ये धारा 7 में है। धारा 8 में है समुचित सरकार के दायित्व। ध्यान रखना, धारा 7 वाली बात केवल केंद्र पे लागू होती है, दूसरी बात जो भी मैंने आपको बताई थी उसमें। और धारा 8 वाली समुचित सरकार की बात है। इसका मतलब ध्यान रखना, समुचित सरकार के 4 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे मैंने लिए जो इंपॉर्टेंट है। पहला है आरंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण व विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब विद्यालयों की बिल्डिंग से लेकर तमाम प्लेग्राउंड से लेकर तमाम इंफ्रा बनाएगी समुचित सरकार। ध्यान रखना, समुचित सरकार के स्थान पर राज्य सरकार शब्द भी परीक्षा में आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, स्कूलों की बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी किसकी? हम बोलेंगे साहब समुचित सरकार की, नहीं कि केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार इसको राज्य सरकार को देती है, तो राज्य सरकार की। आरंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी? केंद्र की नहीं, बल्कि समुचित सरकार की या राज्य सरकार की। शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, तो देखो प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी समुचित सरकार या राज्य सरकार, लेकिन प्रशिक्षण के मानक तय करेगा केंद्र। चौथी बात, अन्य जो बातें हैं उसमें छात्रों की उपस्थिति, उनका एडमिशन, अटेंडेंस, उनके रिकॉर्ड्स आदि के बारे में भी
समुचित सरकार का दायित्व रहेगा। तो दोनों में ध्यान रखना आप। केंद्र के दायित्व क्या हो गए? एनसीएफ का निर्माण हो गया, टीचर्स ट्रेनिंग के मानदंड निर्धारित करेंगे, स्टैंडर्ड निर्धारित करेंगे और तकनीकी ऐड देंगे। और समुचित सरकार में या राज्य सरकार में क्या है? आरंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की तमाम व्यवस्थाएं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग की बात करेंगे और छात्रों के बारे में जितने भी बातें आएंगी वो करेंगे। ओके। 9 नंबर पे स्थानीय प्राधिकार के दायित्व। तो मैं आपको बता दूं, लोकल अथॉरिटी और स्थानीय प्राधिकार के दायित्व अलग नहीं है। जो समुचित सरकार के दायित्व हैं वही स्थानीय प्राधिकार के दायित्व हैं। इवन कुछ एक आध बातें अलग हैं, जैसे एजुकेशनल कैलेंडर, शैक्षणिक कैलेंडर का निर्माण करने का स्थानीय प्राधिकार को दायित्व एक्स्ट्रा दिया गया है। ओके। नंबर 10, धारा 10 है माता पिता व अभिभावकों के कर्तव्य। तो हम सब जानते हैं माता पिता व अभिभावकों के कर्तव्य क्या हैं। वही आपका 51 के 11 टे याद है आपको? यानी प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा दे। और यहां भी वही बात लागू होगी, कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाए? वो नेबरहुड स्कूल में एडमिशन दिलवाए, वो पड़ोस के विद्यालय में स्कूल दिलवाए। तो नेबरहुड वाली बात धारा 3 में भी है, ध्यान रखना, और धारा 10 में भी है। उसके बाद धारा 11, आपको याद है हमने आपको बोला था कि जब से संविधान बना तब से अनुच्छेद 45 में लिखा था कि सब 14 वर्ष तक के या आरंभिक शिक्षा 14 वर्ष तक के बालकों की फ्री और कंपलसरी शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे, पर वो निदेशक तत्व था, इसलिए 86वां संविधान संशोधन लाना पड़ा। और उसमें क्या हुआ था? उसमें 6 से 14 वर्ष को मूल अधिकार दे दिया, लेकिन 6 से नीचे वालों को मूल अधिकार नहीं दिया। तो 6 से नीचे वालों की बात अनुच्छेद 45 में ही रह गई। और वहां वापस क्या कहा गया कि सब 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कौन करे? समुचित सरकार करे। अब आरटी 2009 की धारा 11 में इस बात को क्लियर किया गया है कि सब 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था समुचित सरकार करे। यहां पर ध्यान रखना, मेरे पुराने वीडियो में हो सकता है मैंने कुछ सेक्शंस आपको नहीं बताए हों, कम बताए हों, लेकिन इसमें एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करे? समुचित सरकार करे, न कि केंद्र सरकार। समुचित सरकार करे। और इसके लिए टर्म आप खूब जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये धारा 11 कहती है, इसलिए 11 महत्वपूर्ण है। अब है धारा 12। बच्चों, धारा 12 इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके अलग से भी ये टॉपिक है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है। और धारा 12 में क्या क्या है देखिए आप। निजी विद्यालयों में 25% निःशुल्क प्रवेश की बात है। कौन से विद्यालयों में? निजी विद्यालयों में। तो बाकायदा इसमें जो जो क्लोज लिखे हुए हैं वो दोनों के दोनों क्लोज और सब क्लोज जो है वो मैं ओरिजिनल आपके सामने लिख के लाया हूँ। 12(1) में क्या कहा गया है? 12(1) में ABC 3 क्लोज हैं। ABC 3 सी डबल है, ABC 3 क्लोज हैं और 12(2) एक अलग क्लोज है। तो 12(1) में क्या कहा गया है? 12(1) में कहा गया है कि साहब 25% बच्चों को फ्री व्यवस्था देंगे। ये तो धारा 12 का हेडिंग है, ठीक है। फिर उसका पहला क्लोज जो है, उसका पहला बिंदु है ए, उसमें है सेक्शन 2N। आपको ध्यान है 2N स्कूलों के बारे में था। 4 प्रकार के स्कूल थे, N1, N2, N3, N4, ठीक है। N1 क्या है? सरकारी स्कूल। N2 क्या है? एडेड स्कूल। N3 क्या है? विशिष्ट विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री विद्यालय। और N4 है प्राइवेट विद्यालय। तो 2N1 में सभी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए सभी के लिए एकदम फ्री व्यवस्था होगी। यहां 25% की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकारी विद्यालयों की बात है। N2 कौन से हैं? जिनमें ग्रांट मिलती है, एडेड मिलती है, उनमें भी 25% बच्चों को कम से कम फ्री पढ़ाओगे। हालांकि ग्रांट के प्रपोर्शन में आप और भी बच्चों को फ्री पढ़ाओगे, लेकिन 25% मिनिमम फ्री पढ़ाओगे। और बदले में सरकार इनको क्या देगी? कुछ नहीं देगी। ऊपर वालों को तो सरकारी में वैसे ही फ्री है। फिर तीसरा जो क्लोज है, ध्यान दें यहाँ पे, तीसरे क्लोज में लिखा है सेक्शन 2N3। N3 आपको पता है कौन से विद्यालय हैं? N3 विद्यालय हैं विशिष्ट विद्यालय। तो उनमें भी, और 4 कौन से? प्राइवेट विद्यालय। तो सेक्शन 2N3 व 4 के स्कूलों में 25% फ्री एडमिशन दिए जाएंगे। और कौन सी क्लास में दिए जाएंगे? कक्षा 1 में दिए जाएंगे। पिछले वीडियो का कंफ्यूजन भी आप दूर कर लेना। कक्षा 1 में इनको एडमिशन दिया जाएगा, फ्री एडमिशन। ये प्राइवेट विद्यालयों की बात है और विशिष्ट विद्यालयों की बात है। कक्षा 1 में 25% फ्री होगा। लेकिन सी में नीचे यह भी लिखा है, क्या लिखा है? कि जहां प्री प्राइमरी कक्षाएं उपलब्ध हों, वहां प्री प्राइमरी कक्षाओं में भी बी व सी लागू। बी व सी लागू होने का मतलब बी में 25% और सी में 25% है ना दोनों में। तो ये दोनों प्री प्राइमरी है तो वहां भी लागू होंगे। फिर क्लियर कर लें, जहां प्री प्राइमरी है वहां प्री प्राइमरी में 25% फ्री एडमिशन होंगे। ये बात आरटी 2009 की धारा 12(1) में लिखी है, ठीक है। और जहां प्री प्राइमरी नहीं हो वहां कक्षा 1 में एडमिशन देंगे। लेकिन जहां प्री प्राइमरी है वहां कक्षा 1 में भी फ्री एडमिशन होंगे, क्योंकि उसमें बोला ना बी और सी दोनों लागू होंगे।
इसलिए इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि राजस्थान में कार्यकारी जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनका कार्यकारी आदेश आया था और उस आदेश में राजस्थान में कक्षा प्रथम में ही आरटीई के एडमिशन होंगे ऐसा कहा गया है। लेकिन मूल अधिनियम में ये बात है, प्री प्राइमरी जहां पे है वहां पे प्री प्राइमरी में भी ध्यान रखना, प्री प्राइमरी में भी निःशुल्क 25% प्रवेश वाली बात लागू होगी। ओके, इतना डीपली पढ़ने के बाद कैसा भी ऑप्शन आए, क्योंकि ऐसे आपको फंसाएंगे नहीं ऑप्शन में परीक्षा में, मुझे पता है, तो आप चिंता नहीं करें। ओके, उसके बाद धारा 12(1) में 25% की बात आ गई। फिर देखो, एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था, सुने आप, फर्स्ट ग्रेड में आया था कि आरटीई 2009 के अनुसार बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन 1 सभी बालकों को, ऑप्शन 2 6 से 14 वर्ष के बालकों को सभी विद्यालयों में, ऑप्शन 3 6 से 14 वर्ष के बालकों को केवल सरकारी विद्यालयों में। तो ध्यान दें बच्चों, फ्री, अब्सोल्यूट फ्री सरकारी विद्यालयों में मिलेगा सबको प्राइवेट विद्यालय में फ्री नहीं है। प्राइवेट विद्यालय में तो केवल 25% को ही फ्री है। ये बात क्लियर करना आप, ठीक है ना। ऐसे कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल में 25% बालकों को फ्री है, तो फ्री सभी बालकों को फ्री शिक्षा कौन देगा? सरकारी विद्यालय देंगे, और सरकारी विद्यालय है 2N1। बात क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट, अनुदानित भी सभी को फ्री नहीं देंगे, ये भी 25% को देंगे, और तीसरे स्पेशल कैटेगरी वाले और चौथे प्राइवेट, ये भी 25% को फ्री देंगे। लेकिन बाकायदा सी में लिखा है कक्षा 1 में फ्री प्रवेश होगा, लेकिन सी में ये भी लिखा है जहां प्री प्राइमरी क्लासेस हैं वहां पे प्री प्राइमरी में भी बी व सी लागू होंगे, यानी 25% वाली बात वहां भी लागू होगी। ओके, धारा 12(1) में ये है। अब जो तीसरी और चौथी कैटेगरी के स्कूल हैं जिनमें 25% फ्री बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा एंट्री लेवल क्लास में, उनका पैसा कौन देगा? तो इसके लिए 12 में दूसरा क्लोज दे दिया, रीइंबर्समेंट या पुनर्भरण किया जाएगा, वर्ष में 2 बार अलग से खाता खोल के उनको पैसा देगी सरकार। कितना पैसा देगी? उसको बोलते हैं पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर। पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर कौन देगी? सरकार देगी, समुचित सरकार देगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देगी। और कितना देगी? एक तो सरकार कोई समिति बनाएगी, वो समिति तय करेगी वो अमाउंट, और एंड बालक पे वास्तव में एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है, तो दोनों में जो भी कम होगा वो देगी। याद रखना, बालक पे वास्तव में कितना खर्चा हुआ और जो कमेटी सरकार ने बनाई है या अप्रोप्रिएट सरकार तय करेगी, उन दोनों में जो भी कम हो वो पैसा रिम्बर्समेंट के रूप में प्राइवेट स्कूल को दिया जाएगा। ओके, धारा 13 में नो स्क्रीनिंग एंड कैपिटेशन फीस। शब्दों से खेलना सीखिए। नो स्क्रीनिंग एंड कैपिटेशन फीस, यानी धारा 13 कहती है आरटी 2009 की कि स्क्रीनिंग नहीं होगी। देखो, हिंदी में एक शब्द आता है अनुवीक्षण प्रक्रिया से मुक्ति, यानी जब बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो उस समय हम उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। स्क्रीनिंग का मतलब न तो उसका हम कोई टेस्ट ले सकते हैं, ना ही न तो हम उसका कोई टेस्ट लेंगे, ना हम उसकी कोई एग्जाम लेंगे, ना हम उसके पेरेंट्स के इंटरव्यू लेंगे, और ना ही उससे कोई डोनेशन लेंगे। तो किसी भी फॉर्मेलिटी के आधार पे हम किसी को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, ये धारा 13 बोलती है। तो नो स्क्रीनिंग, कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, और अगर कोई डोनेशन वगैरह लिया है तो वो भी नहीं ले सकते। फिर भी अगर किसी ने ले लिया तो ये आ चुका है परीक्षा में, आपने जो कैपिटेशन फीस ली है उसका 10 गुना जुर्माना देना होगा। कितना जुर्माना देना होगा? 10 गुना जुर्माना देना होगा। और आपने जो गलती करी है तो पहली गलती पे 25,000 और बाद में हर गलती पे 50,000 आपको फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, जुर्माना देना पड़ेगा। इस पे परीक्षा में प्रश्न आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में भी। तो ध्यान रखना, धारा 13 में आप किसी भी बच्चे को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेंगे, उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे, कोई इंटरव्यू, टेस्ट, वाइवा, डोनेशन नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने ले लिया तो जो ले लिया उसका तो 10 गुना जुर्माना रहेगा, और कंट्रावर्जन हुआ, पहली गलती हुई तो 25,000 और बाद में हर गलती पे 50,000। बात क्लियर हुई? ये धारा 13 कहती है। धारा 14 बोलती है कि आयु का प्रमाण पत्र, चूंकि हम जब बच्चे का प्रवेश करते हैं तो आयु के अनुसार, आपको पता है आरटी के अनुसार कक्ष आयु के अनुसार सजातीय होते हैं, यानी हर 9 साल के बच्चे चौथी क्लास में बैठेंगे, तो आयु तो जरूरी है एडमिशन के समय। तो फिर क्या करें, उसका एज प्रूफ का क्या करें? तो देखो इसमें क्या लिखा है, आरटी 2011 राजस्थान वाले रूल्स में क्या था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा वहां पे। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो एक्ट है भारत का, बर्थ डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886, बहुत पुराना एक्ट है, बर्थ डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886, उसके तहत प्रमाण पत्र, और जो ग्राम सेवक वगैरह देते हैं वो उसी के तहत प्रमाण पत्र देते हैं, वो प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई वो प्रमाण पत्र नहीं लाता है
तो फिर दूसरे सब्स्टिट्यूट भी चलेंगे, और सब्स्टिट्यूट में अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर अभिभावक घोषणा कर देगा, साहब मेरा बच्चा ये इतने साल का है, इसका एडमिशन लीजिए, तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। यानी आयु के प्रमाण पत्र के आधार पर किसी का प्रवेश रोका नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड करवाने का लक्ष्य है ना हमारा। तो आयु के प्रमाण पत्र के अभाव में किसी के प्रवेश को हम नहीं रोकेंगे। ओके, नेक्स्ट 15, धारा 15 में एक्सटेंडेड पीरियड के बाद भी प्रवेश पर रोक नहीं। बहुत बड़ी बात, यानी जब सत्र शुरू होता है तो बच्चों का प्रवेश होता है, लेकिन मान लो बच्चे, जैसे हमने राजस्थान वाले में देखा था ना, 6 माह तक प्रवेश लिया जा सकता है, लेकिन 6 माह के बाद भी अगर कोई बच्चा प्रवेश लेगा तो क्या हम उसको रोक देंगे? उसको रोकेंगे नहीं। इसलिए हमने एक करेक्शन भी किया था ना, वर्ष भर एडमिशन चलते रहेंगे, परीक्षा के पहले दिन तक एडमिशन होते हैं इसमें। तो जो एक्सटेंडेड पीरियड है 6 महीने का राजस्थान में रखा गया है, इसमें 6 महीने का उल्लेख नहीं है। 2011 वाले राजस्थान के रूल्स में इसका उल्लेख है, तो वहां भी हम बच्चे को क्या 6 महीने का जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसके बाद भी एडमिशन देंगे, ठीक है। पर वहां यहां भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की बात करी गई है, स्पेशल ट्रेनिंग की बात करी है। धारा 4 में स्पेशल ट्रेनिंग की बात है और यहां स्पेशल ट्रेनिंग की बात है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? धारा 4 में तो स्पेशल ट्रेनिंग है, आयु के अनुसार बच्चों के प्रवेश दे रहे हैं, तो बड़े बच्चे पहली बार आए उनके लिए, और यहां यहां वो लेट आया है एडमिशन इसलिए, पर दोनों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग शब्द यूज किया गया है, विशेष प्रशिक्षण शब्द काम में लिया गया है। उसके बाद धारा 16 है। धारा 16 में देखिए, डिटेंशन व निष्कासन पर रोक है, यानी अनुत्तीर्ण करना या रोकना, होल्ड बैक करना को बोलते हैं डिटेंशन, निष्कासन को बोलते हैं एक्सपल्सन। तो दोनों पे रोक है। धारा 16 कहती है कि किसी भी बालक को किसी भी कारण न तो अनुत्तीर्ण कर सकते, होल्ड बैक कर सकते, और ना ही उसको विद्यालय से निकाल सकते हैं। ये ओरिजिनल उसमें था, लेकिन इसमें आरटी 2019 में संशोधन हो गया। पता है ना आपको, हम आपको पढ़ा चुके हैं वो संशोधन। नए बच्चे जो एकदम पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे पुराने इसके जस्ट पहले वाले अमेंडमेंट वाले और बाकी सारे वीडियोस को देखें। ओके, तो ध्यान रखना, धारा 16 कहती है किसी को फेल नहीं कर सकते और किसी को निकाल नहीं सकते। लेकिन आपको याद है 2019 के अमेंडमेंट के बाद धारा 16 में क्या परिवर्तन किए गए? 16 में भी 4 बातें याद है ना आपको? चारों बातें कौन सी? 16(1) में है कि अब 5वीं और 8वीं क्लास में हर शैक्षणिक सत्र के अंत में परीक्षा ली जाएगी। हर 5वीं और 8वीं क्लास के लिए शैक्षणिक सत्र के अंत में परीक्षा ली जाएगी। पहली बात 16(1). 16(2), इस परीक्षा में कोई फेल हो गया तो उसको 2 माह का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 16(2) याद है ना? धारा 3, अगर फिर भी कोई फेल होता है तो राज्य सरकार की परमिशन से उसको डिटेन किया जाएगा, रोका जाएगा, फेल किया जाएगा। और 16(4) में क्या दिया है 2019 के संशोधन में? कि निष्कासन किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। तो निष्कासन तो पहले भी नहीं था ओरिजिनल आरटी में भी, और 2019 के संशोधन में भी निष्कासन नहीं है, लेकिन अनुत्तीर्ण और डिटेंशन पॉलिसी वाली बात पे संशोधन है जो हमको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई बच्चों? ओके, अब है धारा 17। धारा 17 में है शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना पर प्रतिबंध। यानी हम बच्चों को न तो फिजिकल पनिशमेंट दे सकते हैं और ना ही मेंटल हरेसमेंट कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह से हम परेशान नहीं कर सकते। ये धारा 17 कहती है। मैं मेरे उस वीडियोज में बोलता हूँ ना, धारा 16 और 17 बच्चों के लिए पैराडाइज हैं। उनको ना शारीरिक दंड दे सकते हैं, ना मानसिक प्रताड़ना दे सकते हैं। अगर किसी ने दिया तो ध्यान देना, धारा 17 में भी अनुशासनात्मक कार्यवाही ही की जाएगी। सर्विस रूल्स के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा जो भी ऐसा करता है उस शिक्षक या स्कूल के खिलाफ। यहाँ पनिशमेंट अनुशासनात्मक कार्रवाई धारा 17 में ध्यान है। टीसी वाली जो थी ना आपकी धारा 5, उसमें भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है, लेकिन जुर्माना कहाँ पे था? धारा 13 में जुर्माना था, जिसमें हम क्या करेंगे, वो स्क्रीनिंग टेस्ट ले लेंगे, कैपिटेशन फीस ले लेंगे, तो वहाँ 10 गुना और 25,000 50,000 ये चीज़ें आएंगी परीक्षा में, ध्यान रखना। ओके, अब है धारा 18। धारा 18 में स्कूल की मान्यता का जो सर्टिफिकेट होता है, मान्यता प्रमाण पत्र के बिना स्कूल की स्थापना व संचालन पर प्रतिबंध। धारा 18 में भी जुर्माना है, ये ध्यान रखना कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते। अगर किसी ने बिना मान्यता के स्कूल चलाई तो 1 लाख जुर्माना होगा। कितना होगा? 1 लाख और 10,000 पर डे के हिसाब से। एक दिन भी उसने अगर बिना मान्यता के स्कूल चलाई तो 10,000 रुपया जुड़ता जाएगा। 10 दिन चला ली तो 1 लाख और जुड़ जाएगा। तो बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते, स्कूल स्थापित नहीं कर सकते, ये धारा 18 कहती है, याद रहेगा बच्चों। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें जुर्माने का उल्लेख है। तो अब तक जुर्माना 2 जगह आया है, धारा 13 में और धारा 18 में। धारा 19 क्या कहती है? धारा 18 तो कहती है कि मान्यता का प्रमाण पत्र मिलेगा उसके बाद आप स्कूल चला सकते हो, लेकिन धारा 19 कहती है कि मान्यता के आखिर स्टैंडर्ड क्या होंगे, मान्यता के मानक क्या होंगे। तो धारा 19 में इसके मानक हैं, प्लेग्राउंड होना चाहिए, छात्र शिक्षक रेशियो होना चाहिए, इंफ्रा होनी चाहिए, गर्ल्स के टॉयलेट अलग होने चाहिए, वो तमाम मान्यता हैं, ठीक है, मान्यता के मानक हैं। ओके, अब
खास बात और बहुत खास बात, धारा 19 में जो मान्यता के मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो बताए गए हैं। साथ में धारा 19 में एक चीज़ और बोली गई है कि साहब ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कूल जब ये एक्ट लागू हुआ, ठीक है, उस समय चल रही थी, ठीक है, पहले से एक्ट लागू था ही नहीं पहले, तो उसके पास मान्यता नहीं थी, वो चल रही थी, तो वो क्या करें, तो उसके लिए 3 वर्ष का टाइम दिया कि साहब इस एक्ट के लागू होने के बाद, चूंकि आप पहले से चल रहे हो, स्कूल आपने खर्चा किया है, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाई है, तो आपको 3 साल का टाइम देते हैं, आप मान्यता ले लीजिए। ये 3 साल आरटीई 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उसके बाद में रिलैक्सेशन है, ठीक है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है धारा 19 में, और वो ये है कि मान लो किसी स्कूल की मान्यता पहले थी और अब मान्यता रद्द कर दी, ठीक है ना, उसकी मान्यता अब रद्द कर दी, तो रद्द करने के बाद भी अगर वो चला रहा है स्कूल, तो वापस उस पर सेम यही पेनल्टी है, 1 लाख तो जुर्माना होगा और पर डे 10,000 लगेगा। इसका मतलब धारा 18 में भी जुर्माना है और धारा 19 में भी जुर्माना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो जुर्माने की धारा 3 है, फाइन वाली धारा 3 है, इसमें 13, 18 और 19। अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात अब तक हमने 2 धाराओं में की है, एक तो धारा 5 में टीसी वाले ट्रांसफर वाले में, एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हमने की धारा 17 में। चलिए उसके बाद धारा 20। धारा 20 आपको याद है कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत बड़ी बात, समझना इस बात को। धारा 20 में केंद्र को पावर देता है आरटी की धारा 20 केंद्र को शक्ति देती है। क्या शक्ति देती है? कि वो अपनी अनुसूची में संशोधन कर दे। किस में संशोधन कर सकता है? अनुसूची में केंद्र संशोधन कर सकता है। अनुसूची का मतलब क्या हुआ बच्चों, समझना इसको। यानी धारा 20 पावर देती है टू अमेंड शेड्यूल फॉर स्कूल स्टैंडर्ड्स। आपको पता है अनुसूची जो अंत में है, जिसमें हम पीटीआर रेशियो का जिक्र करते हैं, शैक्षणिक सत्र में कितने घंटे होंगे उसका जिक्र करते हैं, तो धारा 20 पूरे आरटीई में संशोधन करने का पावर नहीं देती। धारा 20 तो केवल उस अनुसूची या स्कूल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें संशोधन करने का पावर देती है। और आपको याद होगा हमने 2022 वाले संशोधन की बात करी, तो उसमें आपको बताया था कि धारा 20 के पावर का यूज करते हुए सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए 1:10 और 1:15 का इस शिक्षक छात्र अनुपात कर दिया है। इसका मतलब धारा 20 के तहत पावर किस में संशोधन का मिलता है? संपूर्ण आरटी एक्ट में नहीं, केवल अनुसूची में। और अनुसूची में क्या है? स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं। बात समझ आई बच्चों? उसके बाद धारा 21 से एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और एसएमसी में आरटी 2009 में जो खास बात दे रखी है वो केवल यही दे रखी है जो मैंने आपको लिखी है, बताइए अभी। एसएमसी में ध्यान रखना 50% महिलाएं होंगी। महिलाएं कितनी होंगी? 50%। एसएमसी का मैं सेपरेट वीडियो भी आपको दूंगा जिसमें कोरम से लेकर सारी बात करेंगे हम। 50% महिलाएं होंगी, 75% गार्जियंस होंगे, और SC ST के मेंबर अनुपातिक आधार पे होंगे, जितनी संख्या होगी उस प्रोपोर्शन में होंगे। एसएमसी 2 साल के लिए बनेगी, 2 साल बाद पुनर्गठन होगा। साधारण सभा, कार्यकारी सभा, अमावस्या, कोरम, ये सारी बातें हम एसएमसी के सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं। तो धारा 21 एसएमसी। अब अगली महत्वपूर्ण बात जिस पे मैंने स्टार लगाया है, ये आरटी 2009 के गजट नोटिफिकेशन में जो चीजें दी हैं उन्हीं का सार है। एक भी शब्द जो आपके परीक्षा में आएगा इसमें से वो मैंने छोड़ा नहीं है। एसएमसी के कार्य क्या हैं? तो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं एसएमसी के। पहला है स्कूल की वर्किंग्स की मॉनिटरिंग करेगी एसएमसी, यानी स्कूल कैसा चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करेगी, देखरेख करेगी, इंस्पेक्शन करेगी। कौन? एसएमसी। तो आराम से आप समझ सकते हो एसएमसी स्कूल की कार्यप्रणाली को देखेगी सब। दूसरा, जितने पैसे मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत से पैसे मिलते हैं ना, शाला विकास के पैसे मिलते हैं, एमडीएम के पैसे मिलते हैं, निर्माण कार्य के पैसे मिलते हैं, रिपेयरिंग के पैसे मिलते हैं, तो उन सब की मॉनिटरिंग भी एसएमसी करेगी। तो कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग भी करेगी और पैसे वाली मॉनिटरिंग भी करेगी। और साथ में एसएमसी का एक और महत्वपूर्ण काम है एसडीपी का निर्माण। अगली धारा में जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है ना, 3 सब प्लान है उसमें, 3 वर्ष के लिए बनती है विद्यालय विकास योजना। फंड को देख के बनती है विद्यालय विकास योजना कि इतना फंड सरकार दे रही है, हम विद्यालय में क्या क्या कर सकते हैं। तो विद्यालय विकास योजना का निर्माण या स्कूल डेवलपमेंट प्लान का निर्माण भी कौन करेगी? एसएमसी करेगी। तो बच्चों धारा 21 में एसएमसी के महत्वपूर्ण 3 काम हैं, या इसके अलावा और कोई काम जो एसएमसी को समय समय पर सरकार सौंप सकती है। तो वो 4 बातें इसमें हैं, महत्वपूर्ण 3 बातें जो याद रखनी है। मॉनिटरिंग विद्यालय कार्यप्रणाली की, एसडीपी का निर्माण, और जो ग्रांट्स पैसे मिलते हैं उनकी मॉनिटरिंग। ओके, ये धारा 21। धारा 22 है विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना को बोलते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान, शॉर्ट में एसडीपी बोलते हैं। तो एसडीपी का निर्माण और क्रियान्वयन रिकमेंड कौन करता है? एसएमसी करती है। और खास बात याद रखना, एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष था, लेकिन विद्यालय विकास योजनाएं हर साल की एक बनती है, तो कुल मिला के 3 साल एक विद्यालय विकास योजना का टर्म होता है। उसके बाद धारा 23, और धारा 23 में देखिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं एवं शर्तें।
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं हैं ये सब जानते हैं, हम आपको पुराने वीडियोज में बता भी चुके हैं। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ टेट पास करना जरूरी होगा, ये एलिजिबिलिटी है टीचर्स की, और उनकी शर्तें क्या रहेंगी वो भी धारा 23 में है। लेकिन साथ में प्रिंसिपल जो आपका है RT 2009 उसी में दे रखा है कि साहब अगर कोई राज्य ऐसा है कि साहब वो सब बच्चों सभी टेट वाले शिक्षक नहीं ले सकता, क्योंकि जब RT लागू हुआ तो स्थितियां थोड़ी टिपिकल थी ना, बहुत सुधरी है अभी तो 5 साल का छूट है, 5 साल की शिथिलता है। ये 5 साल की शिथिलता कब दे दी? तभी दे दी थी, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो 5 साल की शिथिलता दे दी धारा 23 में। उसके बाद धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य हैं, धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य हैं, और शिक्षकों के कर्तव्य कौन से हैं? मेन ये 4-5 बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये शिक्षकों के कर्तव्य दरअसल है पढ़ाई संबंधी, शैक्षणिक, रेगुलेटरी एंड पंक्चुअलिटी। यानी पहली बात है, रेगुलेटरी का मतलब शिक्षक रोज स्कूल जाएंगे नियमित रूप से, और पंक्चुअलिटी का मतलब समय पर जाएंगे, समय स्कूल में समय का ध्यान रखेंगे, पंक्चुअल बोलते हैं ना उसको। तो रेगुलेटरी और पंक्चुअलिटी दो चीजें, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी पहला कर्तव्य शिक्षक का। दूसरा, करिकुलम कंप्लीट कराना, तय सीमा में पाठ्यक्रम पूरा कराएगा, लेकिन केवल पूरा ही नहीं कराएगा बल्कि 29(2) जो RT की धारा 29(2) है, मूल्यांकन और आरंभिक शिक्षा को पूर्ण करने की प्रक्रिया उसमें बताई गई है ना, उसके अनुसार पाठ्यक्रम पूरा कराना है। यानी पाठ्यक्रम पूरा कराने का मतलब ये नहीं कि साहब आपने जो टेक्स्ट बुक आपको मिली उसको पढ़ दिया और बच्चों से लिखवा लिया और होमवर्क दे दिया। नो, आपको ध्यान रखना है 29(2) में क्या कहा गया है, उन चीजों को फॉलो करना है। और आपको पता है 29(2) में क्या कहा गया है? 29(2) में कहा गया है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज की रक्षा करेंगे, बच्चों में एक्टिविटी बेस्ड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगी, बच्चों को फ्री ओपिनियन देने के, मौलिक चिंतन के, इनोवेशन के मौके दिए जाएंगे, और बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देंगे, बच्चों को फियर फ्री एजुकेशन देंगे, तनाव मुक्त शिक्षा देंगे, और बच्चों को ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उनका आपका वो क्या बोलते हैं उसको, रचनात्मक आकलन भी करेंगे। तो ये तमाम बातें ध्यान रखनी है। ये शिक्षकों के कर्तव्य में शामिल है कि केवल पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम को यूं ही पूरा नहीं करना है, बल्कि 29(2) के निर्देशों को ध्यान में रख के पूरा करना है। बात समझ में आई? तीसरी बात है, पेरेंट्स से नियमित बैठकें करेंगे, PTM आयोजित करेंगे, पेरेंट्स से बैठकें करेंगे, बच्चों के अभिभावकों को उनके प्रोग्रेस की, परफॉर्मेंस की जानकारी देंगे, और अन्य शैक्षणिक कार्य में वही है, बच्चों के अटेंडेंस लेंगे, उनका रिकॉर्ड रखेंगे, आदि आदि। तो याद रखना, शिक्षकों के कर्तव्य में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, नियमित रूप से स्कूल जाएंगे। दूसरा है, पाठ्यक्रम पूरा करेंगे लेकिन 29(2) की गाइडेंस को ध्यान रखेंगे। तीसरा, पेरेंट्स से नियमित बैठकें करेंगे, और चौथा, अन्य कार्य करेंगे। ये भी मैंने स्टार लगाया है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद धारा 25 है, PTR, पुपिल टीचर रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात। तो ध्यान रखना, दिया गया था ओरिजिनल RT 2009 का जो गजट नोटिफिकेशन था उसमें कि छात्र शिक्षक अनुपात हमको मेंटेन करना है। छात्र शिक्षक अनुपात कितना है ये तो अनुसूची में है, लेकिन धारा 25 में है कि 6 महीने में, क्या लिखा था उसमें कि 6 महीने के अंदर अंदर छात्र शिक्षक अनुपात पूरा करें। लेकिन हमने संशोधन 2012 आपको पढ़ाया था ना, उसमें बोला कि 6 महीने को 3 वर्ष पढ़ा जाए, तो 2012 में इसको 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया था। बात क्लियर हुई? धारा 26 में आपके लिए गुड न्यूज है कि 90% शिक्षकों के पद भरेंगे, केवल 10% ही रिक्त रख सकते हैं, 10% से ज्यादा खाली नहीं रखेंगे। ये धारा 26 है। धारा 27 क्या बोलती है? धारा 27 धारा आपको याद है, शिक्षकों के दायित्व। शिक्षकों के दायित्व वो थे, धारा 24 वाले तो कौन से थे? शैक्षणिक। धारा 24 वाले शिक्षकों के कर्तव्य थे शैक्षणिक, दायित्व कर्तव्य एक ही बात है। और धारा 27 में शिक्षकों को और क्या काम करना पड़ेगा? गैर शैक्षणिक। ठीक है ना? तो गैर शैक्षणिक में कहा गया RT में कि शिक्षक गैर शैक्षणिक में केवल ये 3 काम करेगा, उसके अलावा कोई कार्य नहीं करेगा। एक तो सेंसस, यानी 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम 10 वर्षीय वाला है, और कोई जनसंख्या, आर्थिक जनगणना, पशु जनगणना, इसमें भाग नहीं लेगा शिक्षक। केवल 10 वर्ष का जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है सेंसस का, उसी में भाग लेगा। दूसरा, आम चुनाव या जनरल इलेक्शन में वो भाग लेगा, उसमें मना नहीं करेगा। जनरल इलेक्शन में केवल पार्लियामेंट के, असेंबली के इलेक्शन आते हैं और लोकल बॉडी के इलेक्शन आते हैं। और तीसरा, कोई आपदा आ गई, कोई प्राकृतिक आफत आ गई, कैलेमिटी रिलीफ, तो जनरल सेंसस, माफ करें, सेंसस, जनरल इलेक्शन और कैलेमिटी रिलीफ या जनसंख्या जनगणना, आम चुनाव या आपदा राहत कार्य में ही शिक्षक की ड्यूटी लगेगी, बाकी नहीं लगेगी। आपको पता है ना, कई बार ऐसा प्रश्न आया कि इनमें से कौन सा RT की धारा 27 के तहत एक शिक्षक को का दायित्व नहीं है,
4 ऑप्शन दे दिए। पहला आम चुनाव, दूसरा 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम, तीसरा आपदा राहत कार्य और चौथा पल्स पोलियो अभियान। तो आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो अभियान, क्योंकि उसमें हम ड्यूटी नहीं देंगे। लेकिन आपको पता है कोविड में टीचर्स ने ड्यूटी दी थी। कोविड में टीचर्स ने ड्यूटी देने के लिए मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोविड आपदा राहत में आ गया था। धारा 27 के बाद धारा 28 सबको पता है प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते शिक्षक। उसके बाद धारा 28 तक आपको पता है सबसे बड़ा अध्याय था, 12 से 18 वो खत्म हो गया। उसके बाद अगला अध्याय धारा 29 और 30 में है। धारा 29 बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 29 में है, देखो मैंने स्टार लगाया ना, धारा 29 है करिकुलम एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर क्या है, यानी पाठ्यचर्या व मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। तो धारा 29 में 1 व 2 करके 2 भाग हैं। 29(1) में है एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा करिकुलम का निर्माण किया जाएगा, प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन बताया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी कौन है? राजस्थान में एजुकेशन अथॉरिटी हमारी SCERT है, ठीक है, वहां पे NCERT है। तो 29(1) में पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करेगा? हम बोलेंगे SCERT या एजुकेशन अथॉरिटी आएगा, तो वो राइट है, ओके। और 29(2) में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? किसमें? आरंभिक शिक्षा पूर्ण करने में, यानी पाठ्यक्रम के निर्माण में और मूल्यांकन की प्रक्रिया में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या क्या ध्यान रखेंगे? जो हमने वहां पे बोला था ना, शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं करेगा बल्कि 29(2) की बातें ध्यान रखेगा। ये 29(2) की बातें ये हैं जो अब आ रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 बातें, यहाँ पे मैंने 6 बातें लिखी हैं। क्या हैं ये 6 बातें? ध्यान रखने योग्य बिंदु 29(2) के। पहली बात है, बच्चों का हम पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पूरा करेंगे संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हो। दूसरा, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तीसरा, बहुत आसान है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, भय मुक्त वातावरण हो, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज हो। एक्टिविटी समझते हो ना, गतिविधि आधारित सीखना हो, बच्चे निष्क्रिय ना रहें। लर्निंग थ्रू डिस्कवरी हो, ये भी है। मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो, जहां तक संभव है आरंभिक शिक्षा में मातृभाषा, त्रिभाषा नहीं है, कहीं पे किसी ने त्रिभाषा बोला था, मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो। ये धारा 29(2) में लिखा है। और 29(2) का H, दरअसल ये 8वां बिंदु है। H इतना डीपली नहीं पूछेंगे, पर फिर भी 29(2) H में लिखा है CCE अपनाया जाए, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन अपनाया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक और कंटिन्यूअस का मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन अपनाया जाए। तो धारा 29 ध्यान रखना, धारा 29 क्या है? धारा 29 पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में है। 29(1) में एजुकेशन अथॉरिटी पाठ्यचर्या का निर्माण करेगी, पाठ्यक्रम का निर्माण करेगी और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में गाइडलाइन देगी। गाइडलाइन क्या है? धारा 29(2) में ध्यान रखें, वो जो गाइडलाइन देगी वो नहीं, बल्कि ये तो RT की लिखी हुई गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस को में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा जो कोई एजुकेशन अथॉरिटी दे रही है। पहली बात, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हो पाठ्यचर्या। दूसरी बात, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तीसरी बात, बाल केंद्रित हो। चौथी बात, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज या लर्निंग थ्रू डिस्कवरी हो, मातृभाषा का माध्यम हो। और धारा 29(2) में आखिरी बात है CCE या कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को अडॉप्ट किया जाए। धारा 29 और 30 आपको पता है पाठ्यचर्या एवं आरंभिक शिक्षा को पूर्ण करने के बारे में है। धारा 30 में पहली बात है नो बोर्ड एग्जाम, यानी आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक 8वीं तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। और दूसरी बात, आरंभिक शिक्षा पूरी होते ही आरंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमने आपको 2 संशोधन में बताया था कि बोर्ड एग्जाम वाला संशोधन वाली बात जो कि त्यों है, लेकिन वो जो 5वीं और 8वीं में परीक्षा ली जाएगी वो होम एग्जाम होगी दरअसल स्कूलों में, और उस एग्जाम में बच्चे को फेल भी किया जा सकेगा। ये हमने धारा 16 के संशोधन देखे, तो उसमें यहाँ कोई संशोधन नहीं किया गया था 2019 वाले में, 2012 वाले में, 19 वाले में माफ करें, यहाँ कोई संशोधन नहीं था। तो बोर्ड एग्जाम अनिवार्य नहीं, ये बात अभी भी लागू है। आप बोलेंगे साहब 8वीं में और 5वीं में बोर्ड तो होता है, पर वो बोर्ड दरअसल कंपल्सरी नहीं है, ये खास बात। दूसरी बात, आरंभिक शिक्षा पूर्णता का प्रमाण पत्र हमने 2011 रूल्स में पढ़ा था, HM देगा, ये ध्यान रखना। उससे पहले हमने कभी बोर्ड की या SCERT की बात की होगी, आप ध्यान रखना HM देगा। उसके बाद धारा 31 से 34 ध्यान रखना, 31 से 34 बाल संरक्षण अधिकार आयोग नहीं, 31 से 34 में बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 के प्रोविजंस लागू होंगे, ध्यान रखना। लेकिन खास बात, हो सकता है ये शब्द आ जाए परीक्षा में जो हमने लिया है कि साहब धारा 31 में कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की जाए या राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की जाए। ध्यान रखना ये शब्द, नेशनल और स्टेट, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की जाए या राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण के आयोग की स्थापना का जिक्र है सेक्शन 3 में। ये सेक्शन 3 RT वाला नहीं है, बल्कि ये 2005 का जो अधिनियम है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसकी धारा 3 में कहा गया है अगर नेशनल आयोग बनाए तो धारा 3 से बनेगा,
और 2005 वाले अधिनियम की धारा 17 से राज्य का संरक्षण बाल संरक्षण आयोग बनेगा। तो राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना धारा 31 में है। और ये काम क्या करेगा ये आयोग? ये बालकों को के शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग करेगा और उनके अधिकारों का संरक्षण करेगा। ये धारा 31 है। धारा 32 में शिकायतों का निवारण होगा। अगर यहाँ कुछ उल्लंघन हो रहा है तो शिकायतों को दूर भी करेंगे। उसके बाद धारा 33 में ध्यान रखना, 33 में और 34 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल 33 में है और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल 34 में है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जरूरी है, जो केंद्र सरकार को सलाह देगी बालकों के अधिकारों के, शिक्षा के अधिकार के बारे में, अधिकारों के संरक्षण के बारे में। और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद या स्टेट एडवाइजरी काउंसिल का गठन जरूरी है, जो राज्य सरकार को सलाह देगी। तो 33 वाले केंद्र को, 34 वाली राज्य को। खास बात है, इनमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। तो आपको चिंता नहीं है, दोनों में ही अधिकतम सदस्य 15 हो सकते हैं। और कौन सदस्य हो सकते हैं, ऐसी बात भी आ सकती है। तो इनमें आरंभिक शिक्षा के व्यवहारिक जानकार लोग कौन होंगे? इनके मेंबर्स आरंभिक शिक्षा के, एलिमेंट्री एजुकेशन के जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो होंगे, या फिर बाल मनोविज्ञान का जिनको नॉलेज है वो लोग इनके मेंबर्स बनेंगे। 33-34 के बाद में धारा 35 है, निर्देश देने की शक्ति। निर्देश देने की शक्ति, डायरेक्शन कौन दे सकता है आरटी के बारे में? ध्यान रखना, आरटी के बारे में डायरेक्शन के लिए साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी दे सकती है और लोकल अथॉरिटी भी दे सकती है। ठीक है ना? कई बुक्स में और शायद हमारी बुक में भी हमने लिखा है निर्देश देने की शक्ति केवल केंद्र के पास नहीं, केवल केंद्र के पास नहीं, बल्कि अभी इन तीनों के पास है। अभी का मतलब ओरिजिनल उस गजट नोटिफिकेशन में तीनों के पास है। बस फर्क कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन किसको देगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देगी, समुचित सरकार को देगी। अप्रोप्रिएट या समुचित सरकार डायरेक्शन किसको देगी? लोकल अथॉरिटी को देगी। और लोकल अथॉरिटी किसको देगी? एसएमसी को देगी। तो ये बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देगी लोकल अथॉरिटी को, और लोकल अथॉरिटी देगी एसएमसी को। हालांकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार डायरेक्ट एसएमसी को भी दे सकती है। तो ये बात ध्यान रखना है। धारा 35 में निर्देश देने की शक्ति तीनों के पास है, सेंट्रल, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी तीनों को है। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी समुचित सरकार को, समुचित सरकार देगी लोकल अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकार को या फिर एसएमसी को, और लोकल अथॉरिटी देगी एसएमसी को। बात समझ में आई बच्चों? धारा 36 भी बहुत अच्छी है। अभियोजन या वाद पर प्रतिबंध। देखो, हमने आपको एक बात बताई थी, यानी आरटी की धारा 36 कहती है कि आप हर किसी पे मुकदमा दायर नहीं कर सकते, उसको अंडर प्रोसिक्यूशन में नहीं ले सकते, कोर्ट में या थाने में उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्लियर किया इसमें कि इससे पहले जो ये जो धारा है वो कौन सी पूर्व धाराओं की बात करती है? याद रखना, 13, 18 और 19 हमने पढ़ा है ना। धारा 13 में, धारा 18 में और धारा 19 में, 13(5) में, 18(5) में और 19 में। 19 के सब क्लोज नहीं है, उनमें तीनों में पेनल्टी थी ना। तो आप पहले ही पेनल्टी लगा चुके हैं, तो फिर तो डबल जियो पैराडाइज हो जाएगा। एक ही दोष के लिए, एक ही अपराध के लिए आप उनको 2 बार दोषी नहीं ठहरा सकते। 13(5) में क्या था कि पिटिशन फीस का 10 गुना वापस लेंगे, पहली गलती पे 25,000, दूसरी गलती पे 50,000 जुर्माना करेंगे। 18(5) में अगर आपने बिना मान्यता स्कूल चलाई तो 1 लाख रुपए जुर्माना होगा प्लस 10,000 पर डे होगा। और धारा 19 में मान्यता कैंसिल कर दी फिर भी आप चला रहे हो तो भी आप पे 1 लाख और 10,000 पर डे का जुर्माना होगा। तो इन तीनों धाराओं में हम पहले से ही फाइन इंपोज कर चुके हैं, इसलिए हम उन पे कोई मुकदमा नहीं चला सकते। ये धारा 36 है। धारा 37 क्या है? धारा 37 है कि गुड फेथ पे अगर आपने कोई काम किया है तो आप पे मुकदमा नहीं चलेगा। गुड फेथ पे काम करने पे मुकदमा किस पे नहीं चलेगा? तो बताया गया है, ना तो किसी गवर्नमेंट पे, ना लोकल अथॉरिटी पे, ना एसएमसी पे और ना किसी व्यक्ति पर। तो गुड फेथ में आपने काम किया, सद्भावना से किए गए कार्यों में आपको छूट है। धारा 38 आखिरी धारा क्या बोलती है? इस अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन हेतु समुचित सरकार को शक्ति। और यहां भी ध्यान रखना, यहां केवल केंद्र सरकार को शक्ति नहीं है, बल्कि समुचित सरकार को पावर दिया गया है। समुचित सरकार में राज्य सरकार भी शामिल है। समुचित सरकार का मतलब केंद्र अथवा राज्य दोनों। तो धारा 38 के तहत ही राज्य सरकारें अपनी नियमावली जारी करती हैं, जो कि राजस्थान में भी किया गया है। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011, ये धारा 38 के तहत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधान जो हमने पढ़े हैं उनमें परिवर्तन हेतु समुचित सरकार को शक्ति मिलती है। लेकिन एक शर्त है कि आप डायरेक्ट ऐसे इसका यूज नहीं कर सकते इस धारा का, बल्कि इसके लिए आपको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? अधिसूचना निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद आखिरी बात, अनुसूची, शेड्यूल। अनुसूची में देखिए, अनुसूची विद्यालय के मानक हैं। अनुसूची में परिवर्तन करने का अधिकार धारा 20 केवल केंद्र को देती है। विद्यालय के मानक में कक्षा 1 से 5 छात्र शिक्षक अनुपात, तो 1 से 5 तक ध्यान रखना, 60 छात्रों तक 2 शिक्षक होंगे, 61 से 90 3 होंगे, 91 से 120 4 होंगे, 121 से 205 होंगे।
इसमें एक संशोधन हुआ है 2022 में, मैं बताऊंगा आपको, बताया था आपको। नोट क्या है यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पिछली बार कन्फ्यूजन हुआ था कुछ बच्चों को, अब नहीं होना है। यानी छात्रों की संख्या 150 से अधिक होने पर एक हेड टीचर या हेड मास्टर अनिवार्य होगा। 150 प्लस पे, 150 तक नहीं है, 150 प्लस यानी 150 से अधिक 151 होते ही हो जाएगा एक हेडमास्टर। ओके, और वहां पे सिचुएशन क्या होगी, 150 से अधिक बच्चे होते ही कितने शिक्षक होंगे, 5 प्लस 1, याद रखना प्लस 1 एचएम है, 5 टीचर्स हैं, क्योंकि एचएम एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। हेडमास्टर शिक्षकों की संख्या में शामिल नहीं होगा। मैं मेरी ऑफलाइन में भी बता चुका हूं। मान लो आपको ऐसा प्रश्न पूछ लें कि 1 से 5 तक एक विद्यालय में 170 बच्चे हैं, बोले कितने शिक्षक होंगे, तो हम जानते हैं 121 से 200 के बीच में 5 टीचर हो गए। लेकिन अब एक ऑप्शन में 5 मिलेगा, एक ऑप्शन में 6 मिलेगा, तो आप बोलेंगे साहब 170 हो गए तो एक एचएम भी आ गया, 151 होते ही आ गया ना, तो फिर 5 करें कि 6 करें। आप पहले आगे के ऑप्शंस पढ़ना, आगे आपको 5 प्लस 1 जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं 5 प्लस 1 मिलेगा, तो आंख बंद करके उसको कर देना। अगर 5 प्लस 1 नहीं मिलता है और शिक्षकों की संख्या पूछ जाती है तो फिर हम 5 ही करेंगे, 6 नहीं करेंगे, क्योंकि छठा तो एचएम है जो कि शिक्षकों की संख्या में शामिल है या नहीं है, जवाब है नहीं है, ये साफ लिखा है अनुसूची में। ठीक है। और दूसरी खास बात, छात्रों की संख्या अगर 200 से अधिक है तो फिर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। मतलब छात्र शिक्षक अनुपात 1 शिक्षक पे 40 छात्रों से अधिक छात्र नहीं रहेंगे। कब, जब 200 से अधिक संख्या हो जाए, ये बात ध्यान रखना। पिछली बार जो रीटिंग प्रश्न आया था वो ये प्रश्न था, लेकिन उन बेवकूफों ने उसको अधूरा दिया और 200 से 1 नहीं लिखा, नहीं तो फिर 40:1 वाले बच्चों का भी सही होता। खैर 30:1 का सही माना उन्होंने और वो अपनी जगह सही थे। उसके बाद 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 का रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पर यहां दो नोट हैं। पहला है 100 से अधिक छात्र होते ही, 100 से अधिक ध्यान रखना, 100 तक नहीं, 100 से अधिक, 100 से अधिक छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक होगा और यह भी शिक्षकों में शामिल नहीं होगा। दूसरा, प्रति विषय न्यूनतम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होगा और 3 विषय ये आपके लेवल 2 के विषय हैं। पहला साइंस एंड मैथ, आपको पता है साइंस मैथ लेवल 2 में एक ही होता है, एक ही विषय होता है ना। लेकिन वास्तव में आपको पता है जब आप स्कूल जाओगे तो आप देखोगे बहुत सी स्कूलों में साइंस के टीचर हैं तो वो मैथ्स भी पढ़ाएंगे, आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप लेवल 2 की परीक्षा पास करके आए जिसमें आपका सब्जेक्ट 60 नंबर का था, उसमें साइंस भी थी, मैथ भी थी। बाकी जो सब्जेक्ट है बहुत से सब्जेक्टों में लगे, सोशल स्टडीज और लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में भी आपको 2 लैंग्वेज इसलिए देते हैं, टेट में देते हैं ना, कि आप 2 लैंग्वेज हैं तो आपको दूसरी लैंग्वेज भी 8वीं तक के बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आप परीक्षा पास करके आए हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 3 विषय होंगे, साइंस एंड मैथ, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज, और ये क्या है, ये लेवल 2 की बात है, L2 की बात है। ओके, नेक्स्ट। अभी आप L2 से कितना वाकिफ हैं, लेकिन जब RT आया था, हमने पहली बार यहाँ कराया था 2009-10 में, 11 में, तो फिर बोले साहब L2 क्या होता है, L2 क्या होता है, तो ये होता है L2, और ये सब्जेक्ट थे जो आज आपके सबके टिप्स पे हैं। एक और बात, एक शैक्षणिक सत्र जो होता है उसमें न्यूनतम, याद रखना न्यूनतम कितने तो वर्किंग डेज होंगे, कितने वर्किंग आवर्स होंगे। तो वर्किंग डेज या शिक्षण दिवस 1 से 5वीं तक 200 होंगे और 6 से 8वीं तक 220 होंगे। वर्किंग आवर्स 1 से 5वीं तक 800 होंगे और 6 से 8वीं तक 1000 होंगे। और प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे 45 होंगे। कितने होंगे, 45 होंगे, तैयारी के साथ होंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में कि एक सप्ताह में एक शिक्षक के लिए न्यूनतम प्रति सप्ताह कितने घंटे होते हैं, और वहां पे ऑप्शंस में एक ऑप्शन में था 45 प्लस तैयारी के घंटे और एक में था केवल 45। तो आंसर होगा केवल 45, क्योंकि 45 में तैयारी के घंटे शामिल हैं, तैयारी के साथ हैं। और फाइनली अंत में आप सबके लिए थैंक्स देखने के लिए। जितना प्यार हम आपको करते हैं उतना ही आप भी करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला वीडियो बैक टू बैक आ रहा है, पढ़ते रहें, मस्त रहें, एक सीट पक्की। गुड बाय।